हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? आई होप कि आप सभी लोगों ने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है एंड जैसा कि पोल के अंदर आप सभी लोगों ने आंसर किया दैट यू ऑल वांट मी टू ब्रिंग द नेक्स्ट चैप्टर एज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मैं आप सभी लोगों के लिए बायोटेक का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम क्लास 12 लेके आई हूँ एंड विल बी स्टडिंग दैट एवरीथिंग. Detailed study will be doing and will also be reading NCERT along with. हम साथ साथ में NCERT भी पढ़ते जाएंगे so that हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं. हम बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे हमेशा बिकॉज बायोलॉजी के अंदर सही बात ये हो जाती है कि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हम पढ़ते जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल कंटेंट कैरी करते हैं एंड बहुत सारी याद करने की चीज़ें होती हैं. ऑफ कोर्स इस चैप्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमारे लिए याद रखने वाली होने वाली है, बट देन समवेयर वी अंडरस्टैंड कि जीन्स का क्या खेल है, क्या गेम है भाई साहब. इनका गेम इतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि छोटा मोटा भी बदलाव हमने कर दिया तो बॉडी जो है एकदम अलग ही हमारे सामने एक चीज़ ले आने वाली है. ठीक है, तो जीन्स के साथ में खिलवाड़ करते जब हम तो हमारे सामने क्या आता है वो सारी चीजों को भी हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं. दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मिक्स टुगेदर समवॉट मेक्स बायोटेक्नोलॉजी एंड आई लव दिस चैप्टर रियली. ठीक है, तो आई फील कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है ये चैप्टर. काफी सारे बच्चों के एग्जाम में भी आने वाला होगा, तो आई कैन अश्योर यू ऑल जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तुम उसको फोड़ के आओगे जब तुम मेरे से ये चैप्टर पढ़ लोगे. ठीक है, चलो चालू करते हैं. एक बारी फोन साइलेंट कर दो, बचता रहेगा वरना. So let's start with this chapter now. बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बेसिक्स क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन में वो समझते हैं. सबसे पहली बात है, लोगों के माइंड में एक रॉन्ग थॉट फीड है क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम उन सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं जो कि बैक्टीरियल माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज को बनाने के लिए अगर मैंने बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद ली हुई है तो उन सारी चीजों को मैं बायोटेक्नोलॉजी में डाल दूंगी. ऐसा हम कन्वेंशनली पहले मानते थे, अब नहीं मानते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पहले जरूर मानते थे. ठीक है, सो जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना सबके सब सामने, ऑल दीज प्रोडक्ट्स वर काउंटेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ since they all are made during some or the other microbiological activity. ये सब कुछ ना कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं. तो यहां पर हमें क्या क्या दिख रहा है? विनेगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फ्रूट फर्मेंटेशन, एप्पल सिडार विनेगर, ग्रेप विनेगर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के विनेगर्स मार्केट में प्रेजेंट होते हैं एंड ये सब के सब विनेगर्स माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, फिर यहाँ हमें दिख रहा है, ये तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही रहा होगा दैट दिस इज रेड वाइन. ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये मेरा बहुत फेवरेट चीज है, दिस इज साउथ इंडियन बैटर. और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दिस इज बेसिकली अ फर्मेंटेड डोसा और इडली बैटर विच इज अगेन मेड ड्यूरिंग सम और द अदर माइक्रोबियल एक्टिविटी विच इज इंटरेक्टिंग विद द फूड. मतलब इट इज मेड अप ऑफ राइस दाल बट अगेन वी हैव पुट इन सम माइक्रोब्स आल्सो इन इट ताकि वो फर्मेंट कर सके इसको. ठीक है, सो दिस इज बैटर. वी ऑल कैन सी ब्रेड ओवर हियर, वी कैन सी कर्ड ओवर हियर, वी कैन सी चीज ओवर हियर. वी ऑल्सो शुड नो देयर आर सो मेनी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जिसके नाम होते हैं आरिष्ट, आसव. जैसे कि आपने कभी सुना हो तो कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको. अर्जुन आरिष्ट, अशोक आरिष्ट, द्राक्षासव. दीज आर ऑल द मेडिकेशंस जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं और ये सब के सभी फर्मेंटेशन एक्टिविटी के रिजल्ट होते हैं. सो मेनी प्रोडक्ट्स जहां पर हमने बैक्टीरियाज या दूसरे और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया की हेल्प ली है इन्हें बनाने में, तो मुझे इसको बायोटेक बोलना चाहिए. कन्वेंशनली होती मैं अगर आज से 100-200 साल पहले की बात तो मैं यस बोल देती इस बात में, पर अभी नहीं बोल सकती बिकॉज हम बायोटेक्नोलॉजी को सेपरेटेड मानेंगे फर्मेंटेशन टेक्निक से. फर्मेंटेशन टेक्निक बायोटेक नहीं होती है, तो फिर फर्मेंटेशन टेक्निक क्या होता है? ठीक है, तो फर्मेंटेशन टेक्निक जो है यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनवा रहे हैं कुछ, पर बायोटेक्नोलॉजी में हम
हम किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कुछ बनवाने वाले हैं, ठीक है। हम किससे बनवाने वाले? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम कुछ बनवाने वाले हैं, तो हम उसे बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें जीन में चेंज करना है, तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट यहां पर लिख रही हूं, बायोटेक्नोलॉजी differs from fermentation in that biotech involves formation of products using genetically modified organisms. Not only microbes, we can say them, we should say them genetically modified organisms, ठीक है। मतलब कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ में मैंने कुछ छेड़खानी की है और मैंने उसके मदद से कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है, तो ही मैं उसे बायोटेक्नोलॉजी बोल सकती हूं, ठीक है। अदरवाइज आई कैन नॉट से द टर्म बायोटेक देयर, सो दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन विल बी इन्वॉल्विंग व्हाट देन, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, ऑन द अदर हैंड fermentation just deals with formation of product using microbes, ठीक है। मतलब यहां पर मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करूं, वो नॉर्मली सालों से प्रेजेंट है, मैंने उनको कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, तब भी मैं उनका यूज कर रही हूं। जैसे कि दही की बात करें तो कर्ड जो होता है, हम 1 चम्मच कर्ड लेते हैं, दूध में मिलाते हैं, थोड़ा सा गुनगुना दूध, हम उसे रख देते हैं, ओवरनाइट सेटल होने देते हैं, नेक्स्ट डे मानते हैं कि ये तो पूरा कर्ड बन गया। तो क्या मैंने उन कर्ड बनाने के लिए जो मैंने थोड़ा सा जामन लिया था, हम हिंदी भाषा में जामन बोलते हैं उसे और इंग्लिश में इनोकुलम, तो थोड़ा सा जो मैंने बैक्टीरियाज का जो ग्रुप लिया था, क्या मैंने उनके जीन्स में कुछ छेड़खानी की थी? तो आई विल बी सेइंग नो। तो मतलब वो फिर फर्मेंटेशन टेक्निक के प्रोडक्ट हुए, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का ही स्ट्रिक्टली यूज करना है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बायोटेक एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हमारे को ये बात अगर समझ में आ गई है तो जस्ट अ सेकेंड, आज स्लाइड्स बहुत ही अजीब से हो रहे हैं। ओके, सो वी आर हियर ओनली, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बात हमारे को समझ में आ गई, तो अब बायोटेक की डेफिनेशन क्या होगी? तो बायोटेक्नोलॉजी की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है, EFB बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं? EFB। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जो EFB है वो क्या डेफिनेशन देता है बायोटेक की, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चुभ रहा है आंखों में, लेट मी टेक अ लिटिल लाइटर बैकग्राउंड नाउ, इज दिस ओके? ये भी बहुत ज्यादा है, rather will be taking black only। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या EFB क्या बोलते हैं? और EFB, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या EFB gives a very good definition about the biotechnology, saying that, बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करता है बच्चों। NCERT की ये जो डेफिनेशन है ये मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि इसने काफी सारी चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है। तो ये बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो हमारे नेचर में साइंस प्रेजेंट है, जैसे कि बायोलॉजी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब नेचुरल साइंसेस हैं, ये कुछ भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं है, ठीक है। ये सब जाना माना नॉलेज है जो कि हम सालों से जानते हैं। सो नेचुरल साइंस
एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या क्या इंटीग्रेट किया हमने? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके अलावा क्या? सेल्स एंड देयर पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि मैं किस लेवल तक जाके इंटीग्रेशन देख रही हूं। देखो, मैं देख रही हूं कि मैं नेचुरल साइंस या ऑर्गेनिजम्स को या उनके सेल्स को या उन सेल्स के पार्ट्स को या उन पार्ट्स के मॉलिक्यूल्स को इंटीग्रेट कर रही हूं ताकि मुझे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऑब्टेन हो सके। दैट विल बी कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन गोइंग टू बी? इंटीग्रेशन ऑफ natural science and organisms cells parts thereof molecular analogues for products एंड सर्विसेज। अभी प्रोडक्ट तो समझ में आता है, टर्म क्या होता है, सर्विसेज क्या बात होती होगी। ठीक है, तो ये बात समझना कि सर्विसेज बहुत सारी हो सकती हैं जो कि हम बायोटेक के हेल्प से लेते हैं। ठीक है, तो देयर कुड बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फोरेंसिक साइंस ऑल्सो, तो वो एक सर्विस हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फॉर्मेशन ऑफ zygotes by in vitro fertilization techniques will be again counted as a service। ठीक है, so service and product क्या आएगा? प्रोडक्ट जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हमने बनाया, आर्टिफिशियली बनवाया है, RDNA टेक्नोलॉजी से बनवाया है, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमने बायोटेक के हेल्प से बनवाया है, तो वो प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हम इसके एप्लीकेशंस लेते हैं। ठीक है, तो इतना अगर हमें समझ में आ गया होगा तो हम इसकी एनसीईआरटी एक बार क्विकली देखते हैं। एंड द एनसीईआरटी विल बी अपीयरिंग वेरी इजी टू अस सिंस वी हैव सीन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ओनली राइट नाउ। सी दिस, क्या दिख रहा है इसमें? बायोटेक के बारे में पूरा रीड नहीं करने वाली हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ही रीड करने वाली हूं। देखो, biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce product and processes useful to human। ये क्या बोला इन्होंने? ये बोला इन्होंने कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, पुरानी वाली। ठीक है, नई वाली नहीं है ये। इन दिस सेंस अगर हम ऐसा मानते हैं तो मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस could also be thought as a form of biotechnology। अगर हम इस डेफिनेशन पर रिलाई करते हैं तो फिर ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of these processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale। ठीक है, हमें GMO बनाना है लार्ज स्केल पे और हम इसी के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बायोटेक टर्म को आजकल। Further, many other process techniques are also included in the biotechnology, जैसे कि test tube baby formation, gene formation, utilization of some gene, developing of DNA based vaccine, correcting some defective gene, etc. etc. All these things are basically involving something, a modification or a change in the genetic level। ठीक है, यहाँ पर हम सभी जगह पर change in the genetic composition of any organism देख रहे हैं। ओके, सो यहां पर मैं मान सकती हूं कि ये बायोटेक है, लेकिन ऊपर वाले डेफिनेशन में मैं इसको नहीं मान पा रही थी कि ये बायोटेक की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर अब क्या देखते हैं, जो मॉडिफाइड बोलता है स्टेटमेंट, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन देते हैं वो? दैट एनकम्पासेस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू ऑन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को एनकम्पास करता है। ये बोलता है the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof molecular analogues for products and services. This is now called as biotechnology according to the EFB। Okay, so this is done। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक
जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, एक सेकेंड। अब प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, तो प्रिंसिपल्स में हम बेसिकली क्या क्या चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं बायोटेक में। सो प्रिंसिपल्स हम टर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मैं दो चीजों को काउंट करने वाली हूं। एक चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक चीज है मेंटेनेंस ऑफ इन प्रोसेस डेवलपमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। हेडिंग डिफरेंट हो सकती है एनसीईआरटी में, थोड़ा इलैबोरेटिव लिख रही हूँ उस चीज को, सेकंड वाले पॉइंट को। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है हमें जेनेटिक्स की, ठीक है। यहां पर बेसिकली बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, इसको हम वर्ड से तोड़ के देखते हैं। तो मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो नॉर्मल जीन्स हैं, इन जीन्स में मैं या तो फिर कुछ एडिशन करने वाली हूं, या तो फिर मैं इसमें से कुछ सब्सट्रैक्शन करने वाली हूं, ठीक है। मतलब मैं ओवरऑल देखा जाए तो मैं बोलना चाहती हूं मैं जीन ऑल्टरेशन करना चाहती हूं। अगर मैं जीन को ऑल्टरेशन करना चाहती हूं तो मैं उसे बोलूंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, नॉर्मली मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स हैं, ठीक है। हम इमेजिन करते हैं कि ये कोई डीएनए है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें कोई जीन है। मैंने बोल दिया कि भाई मुझे जो है इस ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं, इसमें यहाँ से यहाँ पर तो जो जीन दिए हुए हैं ना, मुझे उसको हटाना है, आई वॉन्ट टू रिमूव इट। एंड मैं चाहती हूँ कि इतने हिस्से में मैं जो मैं जीन चाह रही हूँ ना वो फिट कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ इसको क्या बोलेंगे अपन, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ये हमारे इंटरेस्ट का जीन है, हम चाहते हैं कि इसको फिट कर दें, वहां से उसको हटा दें, ये फिट कर दें, तो मैं बोलूंगी मैं जीन मॉडिफिकेशन करने वाली हूं, ठीक है। तो जीन सब्सट्रैक्शन करना या जीन का एडिशन करना, ओवरऑल तरीके से जीन को मॉडिफाई कर देना, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हल्का सा भी बदलाव किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में अगर आ जाता है, इवन वन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो भी पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। जरा भी बदलाव आपने किया, इट विल बी कंप्लीटली रिजल्टिंग इनटू टोटली न्यू थिंग, एकदम अलग कुछ बना देगा। ऑन द अदर हैंड, मेंटेनेंस ऑफ इन प्रोसेस डेवलपमेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, मान लो कि ये वाला जो मैंने केस किया, इसमें मैंने एक जीन में ऑल्टरेशन किया था और मैंने वो जो जीन है उसको किसी बैक्टीरिया में डाल दिया। अब तुम देखना कि ये जो है ये मेरा ऑल्टर्ड जीन है, यहां पर नॉर्मल से हटा के अपन ने ऑल्टर्ड जीन लगा दिया, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगी ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है एक बैक्टीरिया में, ठीक है। इसका नॉर्मल डीएनए नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये तो इसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका प्लाज्मिड डीएनए था, हमने प्लाज्मिड डीएनए में बदलाव कर दिया है कुछ मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं ये बैक्टीरिया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरी कर रहा है और मैं चाहती हूं कि ये वाले बैक्टीरिया को मैं लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर दूं, इतना लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर दूं कि मेरे पास में ढेर सारे जीन्स की कॉपी आ जाए एंड वो जीन्स सबके सब कुछ प्रोटीन बनाएंगे, तो इसी के साथ में मेरे ढेर सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन के रेडी हो जाए। मैं ये चाह रही हूं,
तो मैं चाह रही हूँ ये वाले बैक्टीरिया को मैं लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर सकूं, ठीक है। लेकिन हम इमेजिन करें अगर, तो क्या हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर एक भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, या हमारी एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर क्या कोई भी ईस्ट मॉलिक्यूल या कोई फंगल स्पोर प्रेजेंट नहीं होगा? तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज वी कैन से मिलियंस ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स और फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन माई सराउंडिंग विच कैन कंटामिनेट द प्रोडक्ट, ठीक है। तब जब मुझे इसे लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करना है तो मुझे इसे न्यूट्रिशन देना होगा, और वो न्यूट्रिशन के टैंक में मेरे गलती से भी कोई दूसरा बैक्टीरिया आके अगर प्रोलिफरेट कर गया तो वो भी न्यूट्रिशन ले रहा है और ये भी न्यूट्रिशन ले रहा है, तो क्या इनके बीच में कंपटीशन हो गया? मतलब कि ये जितना बढ़ सकता था उतना नहीं बढ़ा, दूसरा बैक्टीरिया आ गया और वो भी वो न्यूट्रिशन खा रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कम बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे मेंटेनेंस करेंगे बहुत सारे इन प्रोसेस डेवलपमेंट पैरामीटर्स की। वी विल बी ट्राइंग टू मेंटेन स्टेराइल एनवायरनमेंट। हम स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। अवॉइडिंग कंटामिनेशन बाय कंटामिनेशन ऑफ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, बाय एनी अदर माइक्रोब और प्रोटिस्ट और फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा इन प्रोसेस पैरामीटर्स जो हम कंट्रोलिंग फैक्टर्स के तौर पे मानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या ये बात समझ आ गई है? तो इतने स्लाइड में जितना भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है ये बेसिक की बात कर रहा है अभी, ठीक है। अब देखो यहां से, तो यहाँ पर अब हम एक बार क्विकली इसका एनसीईआरटी पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। क्या एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखती है? जो कंटेंट हमने अभी पढ़ा है सेम कंटेंट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, among many the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are first, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जीन ऑल्टरेशन, जिसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA and RNA to introduce these into host organisms, ठीक है। इन्हें हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं और इन्हें हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीनिंग कोई ऑल्टर्ड जीन जब मैंने किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जीन एडिशन के बाद में, जीन सब्सट्रैक्शन के बाद में, जीन ऑल्टरेशन के बाद में, किसी भी होस्ट में जब मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया है तो होस्ट एक डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा बिकॉज होस्ट अभी किसी डिफरेंट प्रोटीन के लिए एक्सप्रेस करने वाला है एंड देयरफॉर इट विल बी वी कैन से इट विल बी शोन इन द फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो ये एक बात हुई। फिर आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमने अभी जस्ट देखा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम जब भी एक सेकेंड सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखते हैं एक बार क्या लिखता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, ठीक है। ये क्या मतलब है इस बात का? वो माइक्रोब से हमको उसे बचाना है जिन माइक्रोब्स के आने का खतरा हमारे कल्चर मीडियम में है एंड वी डोंट वांट एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोलिफरेट। हम नहीं चाहते कि हर कोई माइक्रोब आके उस कल्चर मीडियम के ऊपर फीड करे। इंस्टेड हम क्या चाहते हैं, जो हमने होस्ट को मॉडिफाई किया है, जिसमें हमने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवाया है, सिर्फ वही वाला माइक्रोब उसके अंदर आए और ग्रो करे, ठीक है। तो देखो, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, या तो फिर यूकैरियोटिक सेल जैसे कि ईस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, इतने बात सबको समझ में आई है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने भी पढ़ा। तो दो चीजें होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक में, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये दोनों बातें आप लोगों को क्विकली समझा दी मैंने। अब हम एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी की और कुछ बात समझते हैं, फिर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में रिलेट करके समझेंगे। तो देखो,
क्या मैं इसे डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ बताऊं? दैट विल बी बेटर। ठीक है, हम इमेज से ही देखते हैं इसे, फिर हम थ्योरी रीड करेंगे। अब ये वाला इमेज आप लोगों को सामने में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब आप सभी लोगों ने ये ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। इसे हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे म्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूल एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। और ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय, वी कैन से, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब हम क्या बोलेंगे, डोंकी एंड हॉर्स। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर हम बनाते हैं जाइगोट, तब हम बोलते हैं उससे म्यूल बनता है। क्या है यहाँ पर भी, तो हम बोलेंगे म्यूल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ होता है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ठीक है, क्या लिया हुआ होता है हमने, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल हॉर्स है, ओ इधर है हॉर्स, और ये मेल डोंकी है। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस बन रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूल। बच्चों, अगर मैंने फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स लिया होता है ना, तो जो बनता प्रोडक्ट उसको हम हिनी बोलते हैं, HINNY, हिनी। ये कब बनता? जब मैं ले रही होती फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, तो जो प्रोडक्ट बनता उसको हम बोलते हैं हिनी। अच्छा, क्यों बनवाया हमने? हमारे को घोड़े से क्या तकलीफ थी, हमें नॉर्मल डोंकी से क्या तकलीफ थी, क्यों हमें ये नहीं चाहिए थे, क्यों हमें इनका एक आर्टिफिशियली बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए था जो कि नेचर में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है पर ह्यूमन बनवाना चाह रहा है? क्या मिल गया आपको ये बनाने से? ठीक है, तब यहाँ पर दो बातें आती हैं। तो हॉर्स जो होता है उसकी फिजिकल स्टैमिना बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ, पावर, ज़्यादा फास्ट रन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डोंकी होता है बच्चों, इसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा भारी वजन आप रख सकते हो डोंकी के ऊपर, डोंकी उसे उठाएगा। हॉर्स बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाता, हॉर्स फास्ट रन करता है, डोंकी थोड़ा सा स्लो होता है एक्टिविटीज़ में। तो हमने क्या बोला, हमें हॉर्स की स्टैमिना भी चाहिए है प्रोडक्ट में, और हमें डोंकी की वेट लिफ्टिंग पावर भी चाहिए है। वी वॉन्ट बोथ। ठीक है, प्लस डोंकी के ऊपर किसी ह्यूमन को बिठाना इट्स ऑलमोस्ट नामुमकिन। ठीक है, इसका रीजन ये है कि डोंकी का जो बैक होता है ना, दैट इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ बैक, वेरी स्ट्रेट। हॉर्स हैज अ लिटिल कर्व्ड बैक। तो जो म्यूल बनता है ना बच्चों, इसका स्लाइटली कर्व्ड बैक होता है, तो इसके ऊपर ह्यूमन का बैठ पाना इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो दो तीन बातों को हमने सोचा और हमने बोला कि यार हम एक काम करते हैं, स्पर्म और ओवा को फ्यूज करके देखते हैं मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के, और हमें प्रोडक्ट मिला म्यूल। अच्छी बात है। तो म्यूल में कुछ गुड कैरेक्टर्स आए, म्यूल में कुछ बैड कैरेक्टर्स भी आए होंगे, डेफिनेटली यस। ठीक है, क्योंकि हमने जब इनके प्योरली स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम को फ्यूज करके जाइगोट बना डाला, तो हमने कोई अलग जीन, कोई जीन जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड, उनको हटाया नहीं। ठीक है, हमें अनवांटेड जीन्स भी आ जाने वाले हैं जाइगोट में, हमें सिर्फ डिजायरेबल जीन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ हॉर्स के एनर्जी जो देने वाले जीन्स हैं वो ले लेती सिर्फ। ठीक है, और डोंकी के ओवा के साथ फ्यूज कर देती तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ तो भी पूरा पूरा फ्यूजन प्रोडक्ट आने वाला है। तो जो डोंकी और हॉर्स के प्रोडक्ट बन रहा है हमारा म्यूल, इस म्यूल की खास बात के साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी आए होंगे, जैसे कि काफी स्टबर्न होता है। ठीक है, स्टबर्न बिल्कुल डोंकी की तरह। ठीक है, डोंकी भी कई बार स्टबर्न होता है। डोंकी टर्म इंडियन पेरेंट्स घर में कई बार इस्तेमाल करते हैं ना, कि अब आपको पता होगा मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। ठीक है, तू तो गधा है, गधा। ठीक है, प्रफुल्ल तू तो गधा है। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या है कि हम को ये समझना चाहिए स्टबर्न बहुत है, ये जिद्दी नेचर के भी होते हैं। तो ये जो म्यूल्स बनते हैं ना, ये भी बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं कई बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और इसलिए कुछ हमारे पास
ऐसे कैरेक्टर्स भी आ गए जो हम नहीं चाहते थे कि आए, लेकिन दे विल बी कमिंग डेफिनेटली, बिकॉज जब भी हम क्या करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू फॉर्म hybrids which could be either plant hybridization techniques or it could be animal hybridization techniques, there will always be incorporation of some undesirable genes will also be expressed here, which we never wanted, but it will be happening because हम इसे skip नहीं कर सकते. हम ये कोई YouTube में आने वाला advertisement नहीं है जो skippable है कि आपने skip बटन दबा दिया और वो हट जाएगा. It is not like that. It will be coming. वो genetic makeup का part है. It will be expressing. ठीक है, तो मैं चाहूँ कि नहीं मुझे तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही कैरेक्टर्स चाहिए जो मैं चाहती हूँ और वही एक्सप्रेस करने चाहिए जाइगोट में. तो ऐसे केसेस में हम जाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ में. ठीक है, ओके चलो एनसीईआरटी देखेंगे. तो यहां पर ये एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो इस मैटर में. You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. Definitely we know sexual reproduction में variations आते हैं, asexual reproductions में variations नहीं आते हैं, and therefore sexual reproduction evolution करवाता है. asexual reproduction में कोई evolution देखने को नहीं मिलता, सिर्फ clones form हो जाते हैं same type के. The former produces opportunity for variations and formulation of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. ठीक है, asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variations. Traditional hybridization procedures used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with desired genes. ठीक है, ये 2-3 साल पहले नीट का क्वेश्चन भी था, सेम लाइन. ठीक है, the techniques of genetic engineering which includes creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation, allow us to isolate and introduce only one or set of desirable genes. ठीक है, अब ये क्या बात हो रही है, ये जो भी बात हो रही है ये हम अभी एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझने वाले हैं. ठीक है, तो मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ. देखो ओके, सो लेट अस इमेजिन सम केस. सो वी आर इमेजिनिंग वन केस जहां पर ओके देयर इज अ जाइगोट. ठीक है, हमारे पास एक जाइगोट है, diploid of course. It is formed as a result of fusion of egg cell and sperm. They are going to fuse together to form a zygote. ठीक है, अच्छी बात है. पर जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट को हमने बनाया है इन विट्रो, बॉडी के बाहर. मान लेते हैं कि मैंने टेस्ट ट्यूब में एग और स्पर्म को फ्यूज करा था. Inside the test tube I have taken the egg cell and the spermatozoa. ओके, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया एग सेल को और स्पर्मेटोजोआ को और हमने इसे फ्यूज करने दिया बाहर यहीं पर, और यहां पर ही बना जाइगोट. ठीक है, तो अब जो ये जाइगोट बना है ना, इस जाइगोट को मैंने टेस्ट ट्यूब में बना रखा है. तो मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इस जाइगोट में ऐड करवाने वाली हूँ कुछ. क्या, मैं इसके डीएनए में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ कुछ चीज, ब्लू आई कलर जीन. सिर्फ, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये जाइगोट जो है इसके पास में ब्लू आई कलर जीन आ जाए. तो जब ये जाइगोट डेवलप होगा इनटू ऑर्गेनिज्म बाय एम्ब्रियोजेनेसिस, इसकी जो आंखें बनेंगी वो बनने वाली है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी.
कर दी है मैनू, ठीक है। तो दे विल बी फॉर्मिंग ब्लू आईज समवॉट लाइक दिस, ओके, ऐसे कुछ, ओके, ऐसे कुछ आंखें इसकी बन गई जो कि ब्लू ब्लू आईज है। ओके बच्चों, चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्लू आईज बन गई, तो क्या पूरा ऑर्गेनिज्म नीला बन जाएगा? हाँ जी, ऐसा तो नहीं होने वाला है, पूरा ऑर्गेनिज्म तो नीला नहीं बनेगा, सिर्फ आंखें इसकी ब्लू होंगी क्योंकि हमने ब्लू कलर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके आईज जो रहेंगे वो ब्लू कलर पिगमेंटेशन शो करने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर में चेंज लेके आया, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बिना। मीनिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमें पूरे ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड नहीं बनाती, इंस्टेड हमारी इच्छा के अनुसार हम एक सिंगल जीन को भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के जैसे ही बने, लेकिन इसकी आंखें जो हो वो कैसी बन जाए, एक फॉरेन जैसे इंडिविजुअल के जैसे आंखें बन जाए, जिसकी आंखों का कलर ब्लू होता है, वैसा कुछ इंट्रोडक्शन इसमें हो जाए। पेरेंट्स के पास में ब्लू कलर नहीं है आईज में, लेकिन ऑफस्प्रिंग के पास में आ जाए, ऐसा कुछ हम अगर चाह रहे हैं तो दैट कुड बी अचीवेबल बाय द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज वन द पॉइंट। अच्छा, तो हमें अगर ये बात समझ में आई है तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिजायरेबल जीन सिलेक्शन। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच विल बी नीडिंग? अच्छा, हर कहीं पर मैं जीन इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या वो जीन रेप्लिकेट कर जाएगा? मान लो कि मैंने बोला मैंने किसी ह्यूमन के डीएनए के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो जीन जो है मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, उस डीएनए का क्या फेट होगा? मैंने रैंडमली एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसका खुद का अपना डीएनए था क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में, मैंने कुछ और भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन जो मैंने किया है इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, विल बी मेकिंग इट ब्लू, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ करा, अब इसका क्या फेट हो सकता है? तो ये जो डीएनए है ना बच्चों, डीएनए विच इज अ फॉरेन डीएनए, वी कैन से फेट कैन बी, या तो ये डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट इंडिविजुअली in host cell and it will be making its copies, या तो फिर it can become the part of the main genome, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो है ये होस्ट जीनोम के सेल का ही पार्ट बन जाए। मान लो कि यही होस्ट सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था, तो मैं क्या देख रही हूं कि ऐसा 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 पड़ा है इधर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये वाला जो है ये भी इसका पार्ट बन गया, देखो, और फिर दोबारा ऐसा ऐसा हो गया। मतलब क्या हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें घुल मिल गया, ठीक है। तो अगर सेकेंड वाला केस हुआ है तो हम बोलेंगे कि इट हैज बिकेम द पार्ट ऑफ द होस्ट सेल्स डीएनए, तो ये इसके अंदर मर्ज अप हो गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिकम्बाइन हो गया ये डीएनए, ठीक है। तो और रेप्लिकेट इनटू द होस्ट सेल इंडिविजुअली, या तो ये इंडिविजुअली रेप्लिकेट कर सकता था, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हो सकता है become an integral part of host DNA itself, ये host DNA का इंटीग्रल पार्ट बन जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ होस्ट DNA, ठीक है, पार्ट ऑफ होस्ट DNA। और अगर सेकेंड वाला जो केस मैंने बोला, ये फर्स्ट केस है, दिस इज द फर्स्ट केस, और ये सेकेंड केस है। अगर सेकेंड वाला केस हुआ तो मैं बोलूंगी इसे रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन हो गया हमारा जीन, रिकॉम्बिनेशन हो गया होस्ट के अंदर इंसर्ट होने के बाद में, और यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन शो कर रहा था, ठीक है। तो ये अगर इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इसका, तो इसको कहाँ पर लिंक करें? तो एक बात आती है, एक साइट होती है क्रोमोसोम्स में, डीएनए में, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज called as origin of replication। तो origin of replication एक ऐसा साइट होता है, it is a sequence of DNA where if
foreign gene is introduced, it will allow it to replicate, मतलब कि इसके कॉपीज बनाने के लिए अलाउ करेगा, मेक कॉपीज। ठीक है, तो ये बात है कि जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में अगर हम डीएनए को लिंक कर देते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए को, तो उसके कॉपीज बनना पॉसिबल हो जाते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा साइट होता है, ठीक है, हमारे जीनोम के अंदर, जहां पर अगर कोई भी हमने फॉरेन जीन लिंक कर दिया तो इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, वो हमारे अंदर आने के बाद अपने जीन्स की कॉपी बनाना चालू कर देगा अगर वो ORI साइट पर लिंक हो गया है तो। ठीक है, तो हम यहां से एक बार रीडिंग लगा रहे हैं, देखो। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए, ये पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। यहां पर एलियन ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पे बाहर से आए हुए एलियंस की बात नहीं हो रही है, हम अपने आप को ही एलियन बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिक बात यह है कि हम होस्ट को फॉरेन मान रहे हैं। ठीक है, और हम जो डीएनए इंसर्ट करने वाले हैं वो उसके बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कई बार तो ऐसा होगा कि वो बोलेगा फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, ये फर्स्ट केस था कि इंडिविजुअली रेप्लिकेट करे, सेकंड केस हो जाएगा कि वो रिकम्बाइन कर जाए, और थर्ड केस ऐसा भी होगा कि वो पड़ा रहे, वो कुछ शो ही नहीं करे, क्योंकि फॉरेन के अंदर वो एक्सप्रेशन ही नहीं कर पा रहा। कई बार ऐसा भी होगा उसके एक्सप्रेशन के एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि वो एक्सप्रेस ही ना करें। बट व्हेन it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and can be inherited along with the host DNA. और ऐसा केस भी हो सकता है कि वो इनहेरिट होना चालू हो जाए क्योंकि वो रिकम्बाइन हो गया। This is because the alien piece of DNA has become a part of the chromosome which has the ability to replicate. In a chromosome, there is specific DNA sequence called as origin of replication, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of the chromosome which has specific sequence called as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning या making multiple identical copies of any template DNA. ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? तो बेसिकली क्या क्या केसेस हमने देखे, होस्ट डीएनए मतलब होस्ट सेल के अंदर हमने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, या वो इंडिविजुअली रेप्लिकेट करना चालू कर दे, या अगर वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है क्रोमोसोम का तो वो रेप्लिकेट भी करेगा और वो इनहेरिट भी होगा। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट केस है ना, ये डीएनए वैक्सीन में होता है, ये हमारी एनसीईआरटी ने थ्योरी में कहीं लिख के नहीं दिया, लेकिन जो ये वाला केस है ये होता है डीएनए वैक्सीन में। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर, तो वहां पर अपन इसको डीएनए वैक्सीन्स वाली रोल को समझेंगे। ठीक है, यहां पर ये इनहेरिट होने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे क्योंकि वो रिकम्बाइन हो चुका है, इनहेरिट। ठीक है, इज दिस मच अंडरस्टूड बच्चों? तो ये अगर हमें समझ में आ गया है तो यहीं पर आज हम लोग हमारा लेक्चर एंड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ने वाले हैं इसमें, जो कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने परफॉर्म किया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो ये लेक्चर आज का यहीं पे एंड होता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल। एंड आप लोगों को बताना है मुझे कि आप लोग को लेक्चर सही लगा या नहीं लगा, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है या नहीं। ठीक है, so please tell me that in the comment section also. Thank you so much for watching today's lecture. Bye everyone.